बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। तख्ते पंजाब का फैसला ऐवान में होगा या फिर अदालत में? सियासी दंगल, इंतजामी हलचल, जानना होगा कि परवेज इलाही साहब की छुट्टी होगी या फिर असेंबली की तहलील होगी। क्या आईनी है, क्या गैर कानूनी है, इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर आमिर मतीन साहब से तफसील के साथ उनका तजिया लेंगे पहले सेगमेंट में, मगर इसके साथ साथ दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि 10 रुपए रिलीफ पर एहसान जताने वालों ने अवाम से क्या कुछ छीन लिया है। महंगाई के ताजा आदादो शुमार भी आपके सामने रखेंगे और तीसरे सेगमेंट में बात होगी कि पूरे मुल्क के अंदर खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी तेजी से फैल रही है। नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, जब हम सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तान की जो सियासी पिक्चर है, बज़ाहिर इसमें संजीदगी और सस्पेंस दोनों ही बढ़ता चला जा रहा है। रात 12 बजे के बाद क्या होगा? गवर्नर राज लग जाएगा या फिर गवर्नर साहब घर भेज दिए जाएंगे? ये ही अब रोज़ ये मज़ीद बद से बदतर होता जा रहा है कि ये सियासत से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादी लड़ाई बन के रह गई अभी, कि आप देखें कि जिस किस्म के दोनों तरफ से धमकियां आ रही हैं। अभी बहरहाल नज़र ये है कि रात के 12 बजे के बाद क्या होगा। अभी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने ऑलमोस्ट इशारा दे ही दिया कि 12 बजे के बाद शायद डी नोटिफाई कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब को। अभी इसके ऊपर बड़े सवालात आ जाते हैं कि आया वो अदालत में उसका वो कानूनी है या नहीं है, अदालत क्या फ़ैसला करती है। पर सबसे पहले तो ये फ़ैसला करना होगा तो इसको अमल दरामद कैसे कराएंगे। चीफ मिनिस्टर उनका अपना है, हुकूमत उनकी अपनी है, स्पीकर उनका अपना है, तो ये किस फोर्स के ज़रिए अमल दरामद कराएंगे। तो पहले आज थोड़े से ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि राना सनाउल्लाह थोड़े से मुख्तात थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो कल उनकी तरफ हवाले से चल रही थी खबर कि उन्होंने कहा जी मैं चीफ सेक्रेटेरिएट को, चीफ मिनिस्टर हाउस को सील कर दूंगा। और उन्होंने कहा जी मैंने सील करने का नहीं कहा था, मैंने कहा था कि सीज़ हो जाएगा उनका ऑफिस अगर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया। तो अब फिर भी है कि कैसे अमल दरामद कराएंगे, कैसे परवेज़ इलाही साहब से डी नोटिफाई को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी, मुनस इलाही साहब की तरफ से भी वो ललकारे मारते हैं ना पंजाबी फिल्मों में, वो उस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं। मुनस इलाही साहब कह रहे हैं कि जी मैं बैठा हूँ 8 क्लब रोड CM हाउस में, तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि आएँ और मुझे निकालें यहाँ से। और जो वफाकी हुकूमत ने जो किया है उस सिलसिले में उन्होंने एक तब्दीलियाँ की हैं। एक तो उन्होंने गुलाम रसूल ज़ाहिद साहब को IG पंजाब पुलिस का एडिशनल चार्ज दे दिया है, ठीक और साथ में चीफ सेक्रेटरी बदल दिए हैं, अब्दुल्ला खान सुंबल को ले आए हैं। अभी जिस किस्म के राना सनाउल्लाह साहब मालिक साहब के प्रोग्राम में ये इशारे दे रहे थे कि जी रेंजर्स को मैं बुला लूँगा और मैं साथ में IGFC को भी हुक्म कर सकता हूँ, तो ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। रेंजर्स जो होती है वो ठीक है, उनका इख्तियार जो है इंटीरियर मिनिस्टर का है, मगर वो इन एड ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बुलाई जाती है, सिविलियन गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए बुलाई जाती है। सिविलियन गवर्नमेंट ये सूबे के साथ लड़ने के लिए नहीं बुलाई जाती, ज़ाती मकसद के लिए नहीं, ज़ाती लड़ाई के लिए। क्या उनसे उम्मीद करना कि 4-5 लाख रुपए की जो पंजाब की पुलिस है, ये रेंजर्स आएंगे, ये मुकाबले पे बंदूकें तानेंगे, ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। इसके मतलब सोचना भी चाहिए, सोच के भी दिल दहल जाता है कि ये क्या, ये खाना जंगी इसको कहते हैं और क्या कहते हैं। ऐसे मौक़ों में ही वर्दी वाले फोर्सेस को नहीं डालना चाहिए कि इसकी नौबत भी आए, क्योंकि जब ये नौबत आ गई तो इसमें कोई भी विक्टोरियस नहीं होगा, कोई भी जीतेगा नहीं। ये जंग शुरू होने से पहले ही आप हार जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा कि अगर डी नोटिफाई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो एक मैं समझता हूँ इनकी सुबकी होगी। ये बहुत ज़्यादा जो डिस्परेशन दिखा रहे हैं और ये टिट फॉर टैट जो हो रहे हैं, इसके अंदर जब बहुत ज़्यादा आप हाइप लेके जाते हैं, जैसा कि नून लीग और PDM लेके जा रही है, अगर ये कामयाब नहीं होते तो पहले ही ये जवाल की तरफ गामजन है, वोटर की तरफ से अच्छे इशारे नहीं आ रहे। अगर ये भी मैसेज चला गया कि ये कामयाब नहीं हुए, और कामयाब होने की जो इनके काफ़ी इम्कान इसलिए भी कम है कि लेट्स से ये अगर डी नोटिफाई भी चीफ मिनिस्टर को कर लेते हैं, जो कि अभी बड़ा मुश्किल काम है, अल्टीमेटली ये अदालत में जाके फैसला होगा, तो वो वहाँ पे ये बाद में भी इलेक्शन होगा, लेट्स से डी नोटिफाई इलेक्शन होगा
तो अगर नंबर्स गेम जिसके पास पूरे हैं वही जीतेंगे। जो इस वक्त लग रहा है कि आज परवेज़ लाई के 10 लोगों ने ये ऐड किया है, शो सॉलिडारिटी की है कि हम उनके साथ ही हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे 177 पीटीआई के भी हैं, तो 187 की तो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है। तो जिसके पास मेजॉरिटी है, चाहे इलेक्शन अब हो जाए, तब हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो अल्टीमेटली घूम फिर के बक स्टॉप्स एट दी नंबर्स कि नंबर्स किसके पास हैं। और ये अगर इस नंबर्स में हाल है, हाँ एक जरूरी चीज़ है कि इसमें पीडीएम एक चीज़ में कामयाब हुई है कि जो फ़ौरन जुमे को कहा जा रहा था कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, उसको उन्होंने मौखर करा दिया। बिल्कुल, ये उनकी कामयाबी है। अभी 4 दिन की तो कम से कम मौखर हो गई तहलील। उसके बाद अगर ये अदालत में जाता है तो देखना है कि अदालत 1 दिन लगाती है, 2 दिन लगाती है, हफ्ता लगा देती है, तो इससे ज़्यादा की गुंजाइश कम ही है। जिस तरह यहाँ वफाक के अंदर जब डिप्टी स्पीकर साहब ने वो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया था, असम्बली डिसॉल्व कर दी थी जो इमरान खान ने, तो अदालत ने 1-2 दिन के अंदर ही फैसला कर दिया था, गालबन 1 दिन के अंदर ही फैसला कर दिया, रिवर्स कर दिया था इसको कि ये नहीं हो सकता, तो यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। मगर अब क्वेश्चन ये है कि अदालत के पास कौन जाएगा। कल स्पीकर साहब पंजाब असम्बली के सप्तान खान ने हमें कहा कि हम क्यों जाएं, जो वो लोग जाएंगे, हमने तो अपना, उन्होंने रूलिंग अपनी दे दी है। कल उन्होंने रूलिंग दी थी कि जनाब ये जो गवर्नर साहब का फैसला है ये ठीक नहीं है और हम पाबंद नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराएं, तो हम पहले नो कॉन्फिडेंस कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने कब करवाना है। और एक उसके अंदर जो है सेशन के होते हुए, बल्कि 2 के होते हुए तीसरा नहीं करवाया जा सकता, उनका कहना था। अब उन्होंने एक नया खत लिखा है सदर पाकिस्तान को जी। उनका ये कहना है कि मैंने उसमें लिखा है कि वो फैसला करें सदर पाकिस्तान कि उन्होंने ये आया इस इशू के ऊपर स्पीकर दुरुस्त हैं या गवर्नर दुरुस्त हैं। जबकि अली जफ़र मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि हम गवर्नर का मुआखजा इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं अगर वो ये गैर कानूनी काम करते हैं। तो अभी घूम फिर के जो है ना काफ़ी सारे सियासी मामलात भी आ जाते हैं कि ये सड़कों में फैसला होगा, अदालत में होगा। अब अदालतों में क्या मेन क्वेश्चंस क्या हैं, 3-4 हैं। एक ये कि आया एक सेशन के होते हुए ये स्पेशल सेशन हो सकता था, जिस तरह के गवर्नर साहब ने कहा कि 1 दिन के नोटिस पे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो उसके अंदर जो इनका कहना है, सप्तान खान का, उनका कहना है कि जनाब 1 नहीं 2 सेशन जारी थे, एक बजट का सेशन भी इन्होंने प्रोरोग नहीं किया था, तो इसलिए वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है कि ये इसलिए ये तीसरा नहीं हो सकता था। वैसे जो ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस है इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि रेजोल्यूशन में भी टेकन अप ऑन एनी डे इंक्लूडिंग अ हॉलीडे, एन ऑफ डे और अ प्राइवेट मेंबर्स डे। एजाज हसन साहब का भी यही ख्याल है कि सेशन हो सकता है, मगर इसके अंदर इस रूल्स ऑफ बिजनेस में डिस्क्रिप्शन आ जाती है, इख्तियार आ जाता है स्पीकर का ये वो फैसला करे। राजा साहब जो हैं जी, राजा बिशारत साहब नहीं राजा बिशारत साहब का जाहिर है वो तो अपोज कर रहे हैं। अकरम राजा साहब के जो फर्जंद है, मुझे उनका नाम भूल जाता है, तो वो उनका ये कहना था कि नहीं ये स्पेशल सेशन नहीं हो सकता, उसके लिए स्पेशल सेशन जब ये चल रहा हो तो ये नहीं। सलमान अकरम राजा सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि ये स्पेशल सेशन नहीं हो सकता, ये इसके लिए ये ख़त्म होना था, उसके बाद ये हो सकता है। तो ये मुतज़ाद राय है, अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, मगर ये मैं क्विकली ये कह दूं कि ये जो सारे हवाले जो दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं ये PLD 38 मंजूर वट्टू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इस केस के दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें वैसे वाज़ेह तौर पे अदालत ने ये कहा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि Constitution of requires the Chief Minister to obtain vote of confidence. He is therefore to be granted reasonable time. उनको एक मुनासिब वक्त देना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसने कहा जी डिस्कशन वेस्ट इन द गवर्नर ब्ला 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 आर्टिकल 130 में एज रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ टाइम मस्ट बी एक्सरसाइज्ड रीजनेबली, जस्टली एंड फेयरली लाइक एनी अदर डिस्कशन, कि उनको एक जस्टली फेयरली रीजनेबली के मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए। इसके अंदर तो ये बड़ा क्लियरली इस फैसले के अंदर ये कहा जा रहा है। बाकी अब ये अदालत के अंदर ही फैसला होगा कि 2 चीज़ें और इसमें देखनी होंगी, एक टाइम फ्रेम कि आया उनको जो नहीं दिया गया क्या बदनीति तो नहीं थी
क्योंकि इस फैसले को भी उड़ा दिया गया था ये कह कर के बदनीति है, और इसके अंदर भी जो ग्राउंड्स बनाई गई थी वो यही बनाई गई थी कि जब बजूर भट्टो साहब की जब गवर्नर साहब ने गवर्नर रूल लगाया था ये कह के कि जी इनके एक वजीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इस फैसले के अंदर तो उन्होंने इस ग्राउंड को नहीं माना था। अदालत ने कहा था ये उनका इंटरनल मामला है, क्योंकि इसके अलावा भी जो 3 ग्राउंड्स ली हैं गवर्नर साहब ने, एक उन्होंने लिया कि जी चौधरी शुजात साहब के उनसे डिफरेंसेस हैं, उनके डिफरेंसेस पेपर पे नहीं है, उसके मतलब ये उनका मुखालिफ पार्टी का ये आर्गूमेंट है कि जनाब नहीं पार्लियामेंट्री लीडर मैटर करते हैं, चौधरी शुजात मैटर नहीं करते। और आज क्योंकि 10 लोगों ने उनका सपोर्ट का भी ऐलान किया तो क्लियरली अक्सरियत उन्हीं के परवेज़ इलाही साहब के पास ही है। दूसरा कि जी एक वज़ीर ने इनके इस्तीफ़ा दिया है और एक वज़ीर ने ओथ लिया है, तो इस फैसले के अंदर तो क्लियरली अदालत ने ये कहा हुआ है ये कोई रीज़न नहीं है ग्राउंड के। सो 3 चीज़ें आ जाती है, एक कि ऑन गोइंग सेशन के साथ ये क्या सेशन स्पेशल हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन टाइम फ्रेम कि उनको उजलत में जो कहा जा रहा है कि कल आप ले लें क्या उजलत में वो दे सकते थे, और तीसरा ये आ जाता है कि ग्राउंड्स क्या थी। अगर ग्राउंड्स और टाइम फ्रेम के अंदर ये नजर आए कि बदनीति थी, मेलाफाइडी थी, तो इस फैसले में अदालत ने उड़ा दिया। अब अदालत ने ये देखना है कि पहली बात कि कौन जाता है अदालत में, दूसरा ये कि जब जाता है तो क्या फैसला आता है। ठीक है, एक तो बात आमिर साहब जो आपने अदालत के हवाले से की, जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट हो या पंजाब के अंदर जो मुखालिफिन है पीडीएम के लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें 5 से 6 महीने का वक्त दरकार है इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आम इंतखाबात तक उनके तमाम चीजें तैयार हो जाए। दूसरी की बात आपने जो फैसले के हवाले से बात की तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है कि कम से कम इस तरह की सिनेरियो के अंदर 10 दिन का वक्त लाजमी तौर पर दिया जाता है अगर आपने एतमाद का वोट लेना हो। आपको नहीं लगता जो हमजा शहबाज के टाइम में एक स्पेशल इजलास इन्होंने एक मकामी होटल में बुला लिया था, फिर वो एक पूरा आईनी बहरान पैदा हुआ था पंजाब में, सूरत हाल वहीं पे जाके खड़ी हो गई है। फिर ये जो आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया है, यही सप्तान खान का आर्गूमेंट है कि जनाब वो जो इजलास बुलाया गया था जो कि होटल के अंदर बुलाया गया जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उस इजलास को ख़त्म नहीं किया गया, गवर्नर ने प्रोरोग नहीं किया, वो किसी ना किसी को प्रोरोग करना था, तो एक वो इजलास भी चल रहा है, एक जो है 42वां सेशन ये भी किया चल रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है, उन्होंने कहा है कि इजलास बुलाने में और सेशन बनाने में और चीज़ है। सेशन का ऐलान जो है स्पीकर साहब ने करना होता है और इजलास का वो कह सकते हैं स्पीकर साहब, मगर सेशन जब तक वो स्पीकर साहब ने बुलाना है। दूसरा इसके अंदर आर्गूमेंट ये आ जाता है कि ये लड़ाई चल रही है स्पीकर की गवर्नर के साथ कि गवर्नर ने कहा बुलाया जाए तो स्पीकर ने कहा कि नहीं आपका ये इख्तियार नहीं है, मुझे अपने तरीके से अपने टाइम फ्रेम से इसको निपटाना है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर का तो कसूर नहीं है। सो चीफ मिनिस्टर की जो है आइन के अंदर तरीकाकार जो है दर्ज के 2 ही तरीक़ों से उनको उनके ऑफिस को ख़त्म किया जा सकता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। हाँ ये ज़रूर है कि ये बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस में जो बार बार कोट किया जा रहा है, शिक 22 जो इसकी है 22 की भी आगे सब आर्टिकल 7 आ जाता है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें ज़रूर है इफ़ ऑन द फिक्स्ड डे by governor for obtaining a vote of confidence from the assembly under article 130 of constitution the chief minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members। मगर ये असम्बली में होना था, असम्बली का इजलास बुलाना था स्पीकर ने, तो स्पीकर की अगर लड़ाई है या कंट्रोवर्सी है गवर्नर के साथ तो उसकी सज़ा चीफ मिनिस्टर को क्या दी जा सकती है। मेरा ख्याल है ये अदालत के लिए ये भी एक साबित करना होगा, एक लीगल लॉ पॉइंट होगा। लास्ट ये है कि पीडीएम कमज़ोर विकेट पे नज़र आती है कि परवेज़ इलाही साहब के पास कार्ड्स ज़्यादा हैं, उनके पास बहरहाल ये इख्तियार है। अगर चीफ मिनिस्टर और आईजी को जो लगाया गया है उसे तासुर ये मिलता है कि वो इसलिए लगाया गया है कि उनके ज़रिए कहा जाएगा कि पुलिस को कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, हो सकता है कि अगर वो कहें कि जी सीसीपीओ को पुलिस को आईजी कुछ और दे दे, ज़ाहिर है दोनों जो लगाएं अपनी इसी नीयत से लगाएंगे, अपनी मंजूर नज़र लगाए गए हैं, तो वो उनकी वो फंस जाएंगे आप
कि वफाकी हुकूमत कहेगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको कहेगी कि आप आईजी से कहें, लेट से कि गिरफ्तार कर ले परवेज इलाही को, ठीक है, और वो आगे जिस अफसर को कहेंगे, जैसे आगे भी पहले भी लाहौर के सीसीपीओ के केस आया था कि दोनों वफाक और सूबे अलहदा अपने बिल्कुल वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो वो अदालत के अंदर मामला मौजूद है। इस जगह भी एक इनसबॉर्डिनेशन का भी केस बनेगा और फिर इलीगल एक्ट भी हो सकता है, अदालत फैसला करेगी। मगर एक बड़ी ऑड सिचुएशन हो जाती है कि जब सूबे के अंदर एक पुलिस वालों के अंदर लड़ाई चल रही है, चीफ सेक्रेटरी साहब अपने अहकाम दे रहे हैं कि जी हमने ये आपको फलाने को डीनोटिफाई किया जा रहा है, और वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है जिससे वफाक भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा। लास्टली आपके शायद किसी मेरे साथ गेस्ट हैं हमारे, मैं चाह रही हूँ कि उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करें। सलमान अबूजर न्याजी साहब माहिर कानून है, तो कानून की रोशनी में उनके भी हम लेते हैं एक तजिया, उनकी बताते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपको वेलकम करते हैं। ओवर टू यू आमिर साहब। जी अबूजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। ये हम आगे भी हम तो अपनी तुक्के लड़ा रहे हैं साफियाना, आप वकील हैं और मैं देख रहा था आप इस पे बड़ी सरगर्म भी हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि रूल 137 के तहत वो बिल्कुल ये बुलाया तो गया है, मगर इसके अंदर जो आगे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो 7th क्लॉज है, मैंने आगे भी पढ़ी है, दोबारा पढ़ देता हूँ कि इसके तहत चीफ मिनिस्टर जो है, गवर्नर अगर फिक्स्ड बाय द गवर्नर फॉर ऑब्टेनिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अंडर आर्टिकल 130, the chief minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members। कि इसमें तो ये आ जाता है कि अगर वो नहीं करते तो वो डीम किया जाएगा, ये उसे अखज़ किया जाएगा कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। आप कानूनी तौर पे इसको कैसे देखते हैं? देखें आमिर साहब, बिल्कुल वो एक बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की, वो कहते हैं ना, वो गुत्थी बन गई है जिसका ना सर नजर आ रहा है, जिसका ना कोई पाँव नजर आ रहा है कि हो रहा क्या है। थोड़ा इसको पहले क्लियर कर लें। देखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इस वक्त नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, वो तो 20% लोगों ने रिक्वेजिशन कर दी है, वो जब होगा तब देखा जाएगा। तो मसला जो हो रहा है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे हो रहा है, जो 130 सब आर्टिकल 7 है आपके आईन है, उसके तहत है कि चीफ मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी खुद दिखानी है। अब इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रही है पीडीएम की पार्टी? क्योंकि इसके अंदर परवेज इलाही साहब को बंदे लाने पड़ेंगे अपनी मेजोरिटी शो कराने के लिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में से बरक्स जो था वो पीडीएम को अपने बंदे लाने थे, सो वो चाह रहे हैं कि ये अपने बंदे लेके आए, इनको स्ट्रेंथ शो कराएं और जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी है वो शो कराएं। अब इसमें गवर्नर साहब के पास पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं वो कॉन्फिडेंस ले, लेकिन वो पावर एक हवा में या अब्जम्पशंस की बेस पे एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आमिर मतीन साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट की 3 मेंबर बेंच की जजमेंट भी है जो ये कह चुकी है कि वो तभी पावर एक्सरसाइज हो सकती है जब गवर्नर सेटिस्फाइड है कि चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। अब ये सेटिस्फैक्शन का जो थ्रेशोल्ड है, जो टेस्ट है, वो बड़ा सख्त और ऑब्जेक्टिव किस्म का है। कोई कंक्रीट टेंजिबल एविडेंस हो कि गवर्नर हैज लॉस्ट सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, सॉरी द चीफ मिनिस्टर। वैसे हवा में आप नहीं कह सकते जी, अगर एक एमपी ने खिलाफ बयान दे दिया, एक ने रिजाइन दे दिया, कि आप इससे अज्यूम कर लें कि जी वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर गए। सो मेरा इसमें मुद्दा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो गवर्नर ने इनिशिएट किया है प्रोसेस, वो ही गैर आईनी है, वो कर नहीं सकता था क्योंकि उसने ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लगाया कि क्या वो सपोर्ट मेजॉरिटी लूज भी कर गया था कि नहीं कर गया था। कि कुछ जो रीजंस दिए हैं वो बिल्कुल हवाई बातें हैं, अजम्पशंस हैं, उसमें उसने खुद से अपने आप से एक, वो कहते हैं जी, मैकेनिकल तरीके से चीजें बना ली, ऐसी कोई जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं था, जो टेस्ट दिया हुआ आईन में उससे नहीं था। फिर उसके बाद दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं लेता तो क्या वो सीज हो जाएगा एज पर द रूल जो रिक्वायर्ड है। देखिए, उसमें चीफ मिनिस्टर अगर नहीं करता ये लिखा हुआ, इसमें तो स्पीकर ने जो है वो रूलिंग दे दी कि मैं इस पे इजलास नहीं बुलाऊंगा। सो स्पीकर की वजह से ये नहीं हो रहा। तो इस वजह से इसमें इसको एज एग्जैक्टली एक्यूरेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सीज कर जाएगा, और ना ये गवर्नर जो रूलिंग पास कर दे किसी ने बात माननी है, ना ये स्पीकर कोई रूलिंग पास कर दे वो पीडीएम वाले बात मानेंगे। ये आखिर में जो मसला है ये सारा जाएगा आपकी हाई कोर्ट में या आपकी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ही डिसाइड करना है। फाइनल आर्बिट्रेशन ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि ये अदालत में ही जाएगा। 2 क्वेश्चंस,
एक ये है कि अदालत में कौन जाएगा, पीडीएम जाएगी या पीटीआई जाएगी? दूसरा, अगर जाते हैं तो अदालत को ये कितनी देर लगेगी इसका फैसला करते हुए? दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे? क्योंकि 4 रोज़ के लिए तहलील पहले मौखर हो चुकी है, तो वो तो उनका मकसद पूरा हो गया कि उन्होंने इसको रोकना था और डिले करना था, वो करवा लिया पीडीएम। इस हद तक तो वो कामयाब है। अब मजीद कितना टाइम लग सकता है और कौन जाएगा पहले? देखिए, अदालत में तो वही जाएगा जिसको लगेगा कि वो कुछ करना चाह रहा था और वो नहीं कर सका, जो अग्रीव्ड फील करेगा। एज लॉन्ग एज परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर है मेरे ख्याल से, और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्रोविंस की है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स उनकी बात मान रहे हैं, मेरे ख्याल से वो तो नहीं जाएंगे अदालत में, पीडीएम वाले जाएंगे। और अनलेस अगर वो ही होता है जो खान साहब के साथ हुआ था कि वो पूरी मशीनरी स्टेट के उनका हाथ छोड़ गई और परवेज इलाही साहब एक नाम के चीफ मिनिस्टर रह गए, सारा कुछ पावर्स गवर्नर के पास आ जाती हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो लोग अदालत चले जाएंगे। ये तो डिपेंड करता है कौन एग्रीव्ड है उस वक्त, कौन फील कर रहे हैं एग्रीव्ड, आमिर साहब। और अदालत की जहां तक बात है, देखें डिसाइड करने पे आए तो 2 दिन में भी कर सकती है अदालत, और रात को 12 बजे भी अदालत लग जाती है। लेकिन अगर नहीं करने पे आए तो फिर 4 से 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। वो तो फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है वो उसको कितना सीरियसली लेती है और किस हद तक जाती है। अच्छा, इसमें एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है आमिर साहब, आपको अगर याद हो 1994 में पीर साबिर शाह केस था, बड़ा फेमस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। मजदूर भट्टू केस में भी उसके बड़े हवाले हैं। हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें जो आर्गुमेंट था वो केपी की असेंबली में, उसमें भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ गया था और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साथ साथ आ गए थे दोनों। तो स्पीकर ने कहा कि मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा, नया सेशन नहीं बुला रहा, जाएं आप भागें, सिंपली उसने ये बोला। फिर उन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट उसने होल्ड किया कि जो 130 की पावर्स है आर्टिकल 130 की, वो कंट्रोल नहीं कर सकता आर्टिकल 54 के थ्रू। तो दैट मीन्स कि एक टाइम पे 2 सेशन तो हो सकते हैं, और ये आइन में भी इसमें ममानियत नहीं है 2 सेशंस पे। सिर्फ तब ही नहीं हो सकता दूसरा सेशन जब बजट पे बहस हो रही है, वो भी नेशनल असेंबली में। 2 सेशन तो हो सकते हैं, इसमें मैं काफी लोगों से डिसएग्री करूंगा, काफी लॉयर्स कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, यही सभी पीर साबिर शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि 2 सेशन हो सकते हैं, सिर्फ तब नहीं हो सकते जब बजट पे। और वो उनका ये कहना है कि पंजाब असेंबली में भी जो होटल में सेशन बुलाया गया था, बजट सेशन बुलाया गया था बजट के ऊपर डिबेट का, तो वो अभी तक प्रोरोग नहीं और वो भी चल रहा है। वो कह रहे हैं 2 पहले ही चल रहे हैं, ये सप्तान खान का कहना है, तो दूसरे के होते हुए तीसरा बुलाना जरा मुश्किल है। जी जी, नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो तो एक आर्गुमेंट उन्होंने दिया कि गवर्नर ने खुद पहले बुलाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये साथ ये आर्गुमेंट भी दे रहे हैं जो पंजाब असेंबली का सेशन हमने पहले का बुलाया हुआ है, उसकी वजह से भी वो नया सेशन नहीं हो सकता। तो वो आर्गुमेंट मैं कह रहा हूं कि उस पे मुझे इतनी खास कोई वजन नजर नहीं आता। वो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को पहले रिजेक्ट कर चुकी है कि अगर 130 की पावर गवर्नर एक्सरसाइज करता है, ठीक तरीके से करता है, मैं फिर कहूंगा इसमें ठीक तरीके से नहीं की, ये मेरा 2 चीजें लास्टली अबूजर। एक, अभी आपने कहा कि वहाँ पे अगर पीटीआई तब अदालत में जाएगी अगर वहाँ पे परवेज इलाही साहब पिछली दफ़ा की तरह, जिस तरह इमरान खान के दौर में ये हुआ था, पावरलेस हो गए थे, तो अभी वहाँ पे उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी लगाया है ओवरनाइट, और जो है आईजी साहब भी एक्टिंग चार्ज दिया है, तो लगाए इसीलिए गए हैं। तो वहाँ कल को अगर अहकाम दे देते हैं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर की वो डीनोटिफाई हो चुके हैं और उन्होंने नहीं सुनने, तो ये क्राइसिस तो आ जाएगा। बिल्कुल, जब डेडलॉक आएगा, जब चीफ मिनिस्टर को फील होगा वो पावरलेस है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं रहा, तो फिर मेरे ख्याल से पीटीआई ही जाएगी अदालत। मेरे ख्याल से पता नहीं कि मुझे आमिर साहब लग रहा है कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक्शन ले ले अगर बहुत ज्यादा कोई क्राइसिस आ गया, क्योंकि पहले भी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से फिर हो सकता है। नजीर तो इसकी मिलती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बात बिल्कुल वही है, जो पावरलेस फील करेगा कोर्ट में वही जाएगा। इससे ज्यादा अहम क्या होगा कि इस वक्त वहाँ पे खतरा है कि एक तरफ से एफसी और रेंजर्स को वो कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम बुलाएंगे, दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस हो सकती है। इससे बड़ा क्या क्राइसिस होगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर आपके, बेहद शुक्रिया सलमान अबूजर नियाज़ी साहब। माजरत साहब, मुझे फौरी तौर पर ब्रेक जाना है, आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे महंगाई की आदत-ओ-शुमार। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अभी जो खबर आ गई है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने स्पीकर साहब की जो रूलिंग है वो कहा कि जी गैर आईनी है, गैर कानूनी, और उसको मुस्तरद करते हैं हम।
जी अभी ये मैं भी पढ़ रहा हूँ कि ये खबर आ गई है कि उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी कहा, तो मुझे अभी ये श्योर नहीं है कि उन्होंने साथ में जो खबर चल रही थी या इस बात का तासुर था कि वो डी नोटिफाई करेंगे चीफ मिनिस्टर को। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अभी उन्होंने डी नोटिफाई नहीं किया या मेरे तक ये इतला नहीं पहुंची है। अगर नहीं किया तो एक स्टेप पीछे रुक गए हैं कि द फर्स्ट स्टेप उन्होंने मेरा ख्याल ये कहा है, क्योंकि उनको इसमें अगर नहीं करते तो उससे ये अखज़ किया जा सकता है कि उस एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाना चाह रहे हैं वो, इसलिए भी कि उसके ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, जो कि बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करवाना, तो उनकी बड़ी सुबकी होगी और अदालत से भी उनको अगर ये इस पे सरजनिश की जाती है और ये वो अदालत भी कह देती है कि उनका ये गैर आईनी फैसला था तो उसमें है। अभी ये खबर आ गई है कि डॉक्यूमेंटेड है ये सारी चीजें और एक निजी चैनल इस चीज को चला रहा है कि इन राइटिंग ये सारा कुछ किया है उनका, इन राइटिंग किया है, मगर डी नोटिफाई का भी देखेंगे आया किया कि नहीं। कोई डी नोटिफाई भी साथ में अगर करते हैं, अभी तो उन्होंने स्पीकर की रूलिंग को ये कहा है कि आईनी गैर अपना ओपिनियन दिया है, मगर क्या आया वो नोटिफाई करते हैं या नहीं करते उसका इंतजार करेंगे हम। मगर क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि पीडीएम जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। जो मर्जी आप सिनारियो ले लें, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, चाहे डी नोटिफाई करा लें, एट द एंड ऑफ द डे पंजाब असम्बली के इलेक्शन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन हो सकते हैं कि, और उसमें मैटर करेंगे नंबर्स कि नंबर्स किसके पास है। नंबर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 187 हैं, 77 पीटीआई के पास हैं, 10 नंबर वो कह रहे हैं कि उनके जो क्यू के थे उन्होंने आज ऐलान किया है कि जी हम जहाँ परवेज़ लाई कहेंगे वोट डाल देंगे। तो नंबर्स क्लियरली उनके पास हैं और ये इनको भी पता है, इसीलिए ये तहलील की को मौखर करवा रहे हैं, ये गवर्नर साहब इस तरह के स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, मगर उससे ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। एक तरफ आप देखें कुछ अर्सा दिन पहले तक ये बड़ा ऐलान कह रहे थे, बल्कि तारड़ साहब बल्कि ललकारे वो भी मार रहे थे कि आप हौसला करें। मरियम बीबी भी कह रही थी, मरियम औरंगजेब, कि आप ऐलान बातें क्यों कर रहे हैं, आप तहलील क्यों नहीं करते। तो आप तहलील की राह में रोड़े अटका रहे हैं, तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो ये जो मर्जी कहते रहे, मगर ये एक जो पब्लिक वोटर तक जाता है जब ये फैसला, और मैं समझता हूँ कि वोटर ये भी देख रहा होता है कि ये गैर कानूनी तरीके से जो कर रहे हैं। पहले जो इन्होंने लोटा पंजाब में ख़रीदे, 25 लोटे ख़रीदे, ख़रीदा नहीं कहेंगे ना उनको, ये आज के अब तो अदालत ने भी कहा दिया वो गैर कानूनी गैर आईनी था, तो उसमें उसका कोई असर वोटरों पे अच्छा नहीं पड़ा, ये बाई इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे। सो ये भी जो तरीक़ाकार है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कोई इज़्ज़त नहीं कमाती, वोटर का रिस्पेक्ट भी नहीं कमाती हैं, वोटर का एतमाद भी नहीं कमाती हैं। उसके बाद फिर वोटर को ये भी आप तासुर दे रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, कि आपको ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन आप जीत जाएंगे, इसलिए आप उसको तहलील को मौखर करवा रहे हैं। तो अगर कह रहे हैं आपको जीतने का इम्कान है, नवाज शरीफ साहब आएंगे और छा जाएंगे, मरियम बीबी बड़ी आला तकरीरें करेंगी, तो फिर इलेक्शन करवा लें, फिर ये कम से कम एक चीज़ कर लेना, या नारे ना मारें या फिर ये तरीके ना आजमाएं कि जी रोकने के आपने कभी गवर्नर साहब से कर रहे हैं, कभी, तो अल्टीमेटली इसको हाँ ओवरऑल आप इजीली कह सकते हैं कि इस तमाम प्रोसेस से डिले हो सकता है, मौखर हो सकते हैं मामलात, अगर परवेज़ लाई साहब और पीटीआई की नीयत है तहलील करने की। ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन आगे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्शन ये फिर असम्बली तहलील हो जाएगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि खातीन अरकान असम्बली ने खान साहब से जो मुलाकात की है, पंजाब की जो रुकन असम्बली, उन्होंने क्लेम किया कि हमें 5-5 करोड़ की ऑफर्स आ रही हैं, हमें कॉल्स आ रही हैं, तो खवातीन बड़ा इजी टारगेट होती हैं आमिर साहब, कि उनको कैच किया जा सकता है, फिर नंबर गेम आसानी से। मैं आपसे भी बड़ा डरता हूँ और मैं आपसे खवातीन एक्टिविस्ट से भी बड़ा डरता हूँ, मगर ये इत्तेफाक नहीं था कि पिछली दफ़ा जो ये 25 लोटे बने थे उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो विमेन मेंबर्स की थी, और विमेन मेंबर्स भी वो थी जो कि कोटे पे आई हुई थी,
कोटे पे जब आप आए होते हैं तो आपके ऊपर पार्टी का बड़ा एहसान होता है, फिर आप नहीं कह सकते कि आपको असूली इख्तलाफ है, अव्वल तो दूसरे भी नहीं कह सकते पार्टी के उस पर है, मगर कोटे वाली तो एक डबल शर्मनाक है कि आप किसी से मिन्नतें तरले करके यकीन दिला के आप, और औरतों को मैं समझता हूँ उनके साथ भी ये बड़ी ज्यादती है कि ये कोटा इसलिए बनाए गए हैं कि औरतों की एम्पावरमेंट बढ़े। ये एक किस्म का एक तरीकाकार निकाला जाता है, अफर्मेटिव अंग्रेजी में इसको कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन। ये अफर्मेटिव एक्शन है कि आप कोटाज इसलिए रखे जाते हैं किसी कम्युनिटी के भी, किसी जेंडर के लिए भी, क्योंकि रूटीन के अंदर वो बराबर नहीं आ सकते, उनको एक इनकरेज करने के लिए। जब आप कोटे को वायलेट करें और इस तरह की औरतों के नुमाइंदगी के इस तरीके से बेच दें, तो एक मेरा ख्याल अपनी कम्युनिटी, अपने जेंडर के साथ भी ज्यादती और इखलाकी तौर पर बुरी बात ठीक है। आपको लगता है सियासतदानों को इस पे भी शर्म आनी चाहिए आमिर साहब कि वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, और पाकिस्तान की जो स्टॉक का हाल है, जो मंदी है, तीसरा दिन है आज, जो 490 पॉइंट्स की कमी आ गई, निहायत शर्मनाक है। 499 की तो आज कमी आई है, तीसरे दिन जिस तरह फरमा रही हैं 2000 पॉइंट गिर चुकी है। कल और परसों जो है 1500 पॉइंट पहले ही 2 दिन में गिर चुकी थी, आज 400 500 तकरीबन 500 होगी, 2000 समझ लें। तो ये 2000 पॉइंट बहुत वो है, तो जाहिर है ये जब बेयकीनी होगी आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं। साथ में इसके आपकी बड़ी जो प्रिकेरियस रिजर्व्स की सिचुएशन है कि आपके पास 1 महीने के सिर्फ रिजर्व्स रह गए हैं। डॉलर जो है वो इंटर बैंक और उसके अंदर 20-20 रुपए का फ़र्क आ रहा है और मिल ही नहीं रहा, 240-50 का भी नहीं मिल रहा। और सिर्फ डॉलर नहीं रह गया, अब सारी करेंसियों का, पाउंड का भी ये हाल हो गया, यूरो का भी यही हाल हो गया। और साथ में आपके एक वर्चुअल बैंकरप्सी है कि आपको 400 जहाज खड़े हुए हैं बाहर और आप सोयाबीन और फूड आइटम्स उनके लिए एलसी नहीं खोल पा रहे, और साथ में आपकी गैस की लोड शेडिंग चल रही है, आपकी महंगाई चल रही है, और खौफनाक किस्म के फिगर्स हैं, मेरे ख्याल आपने इकट्ठे किए हुए ये वाले। तो ये महंगाई जो है इसके ज़रा आप पढ़ दें फिगर्स कि इस वक्त इन सारे हालात के नीचे, जबकि दोनों दस्तों गिरबान हैं अपोजिशन और वो, तो ये महंगाई के जो फिगर्स हैं ये जरा प्लीज आप पढ़ दें। बिल्कुल आमिर साहब, ये ऐसे ही है कि किसी चीज के बारे में हम सोचेंगे या बात करेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, उसकी कीमत आएगी। मुर्गी का गोश्त जो है वो 550 रुपए फी किलो है, अंडे 300 रुपए दर्जन है। 300 रुपए दर्जन जो है, एक अंडा कितने का हो गया? ये अभी मैं कल पूछी थी हमारे मेकअप आर्टिस्ट से, मैंने कहा वो देसी अंडा कितने का हो गया था? मैडम 35 से 40 रुपए में एक अंडा। इससे शायद ये दर्जन जो है मेरा जितना हिसाब कहता है कि 25 रुपए का। बिल्कुल, देसी अंडा भी 35-40 रुपए में मिल रहा है एक। बीफ 800 रुपए है किलो और मटन 1600 रुपए किलो। आप दुकान के करीब से नहीं गुजर सकते, जो हालात हो गए हैं। ये 1600 रुपए यहाँ है, कई इस्लामाबाद जैसे महंगे शहरों में ये 2-2 हज़ार रुपए भी। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। प्याज 250, टमाटर 150, लहसुन 450, अदरक 400, सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो है, मटर 300 रुपए फी किलो। और ये रेट वो हैं जो नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट डिफरेंट रेट है, इससे बहुत ज्यादा ऊपर है। शिमला मिर्च 120 है, अरवी 150 रुपए फी किलो है, भिंडी मेरी मोस्ट फेवरेट जो 100 रुपए है, गोभी और आलू 80 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। चावल, दाल, चना कुछ ना पूछे आमिर साहब, मैं नहीं बता रही 300-400 दालों के रेट है। पहले कहा जाता था दाल एक सस्ती चीज है, आटा जो कि बुनियादी चीज है, चावल 300 रुपए किलो, और आटा जो है का थैला जो है वो 20 किलो का आटा 2250 रुपए का है। बिल्कुल, और चीनी ठंड में, कुकिंग ऑयल 350। अब ये बात ये है कि इसके बाद मेरा हाल वो आपने कुछ बनाया हुआ था कि एक फैमिली अगर 20,000 रुपए में कमा रही है, 30,000 रुपए बना रही है, तो उसका गुजारा कैसे चलता है? अगर मिनिमम भी देखा जाए कि वो कितना उस पर खर्च, तो वो मिनिमम भी जो है वो नहीं हो पाता। 40-50 हज़ार बच्चे दो ही अच्छे के ऊपर जरा आप ट्रांसलेट करें, एक मियाँ बीवी है और बच्चे दो ही अच्छे, 4 लोगों की मेंबर की फैमिली है, जरा बताएं कैसे वो करेंगे 50,000? आपके 2 बच्चे हैं इसलिए आप बेहतर बता सकती हैं कि आपका मिनिमम गुजारा। खैर आप शायद पता नहीं वो ये भिंडी आपको पसंद तो जरूर है, मेरा नहीं ख्याल आप खरीदने जाती हैं तो मगर फिर भी अंदाजा आपको होगा कि मिनिमम जो है हमारे ये टीम इस पे वर्कआउट कर रही थी, और उनका ये ख्याल था कि जनाब उन्होंने मिनिमम जो है बिजली का बिल, मिनिमम सब कुछ लगा के बुनियादी अज्जा, आटा, चीनी, तेल, चीनी वो डाल के बनाए थे। तो उनका ख्याल था जी मिनिमम जो है वो ये मेरा ख्याल ये दिखाया जा रहा है, मिनिमम का टेबल जो है ये 20,000 से 50,000 थोड़े का रेशियो आती है, उससे कम नहीं है, जो कि आपके हर इंसान जो है यहाँ पे आपको अभी भी ये कानूनी तौर पे भी गलत है कि मिनिमम एज जो है
उससे ज़्यादा कम तनख्वाहें दी जा रही थी। 40,000 रुपये से कम में गुजारा नहीं चल रहा। ये वैसे बता दूं आमिर साहब कि ये 50,000 वाला जो एक पूरा टाइम फ्रेम हमारी टीम ने मुरतब किया था, इसमें सिर्फ खाने पीने की ग्रॉसरी थी, इसमें आपका कपड़ा नहीं था। बजट जो है, अगर ये मिनिमम आटा रखें और ये चीनी ये जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, मिनिमम हमने रखा हुआ है, ये 27,000 रुपए का माहाना बजट बनता है मिनिमम। इसमें एजुकेशनल फीसेस शामिल नहीं है, इसमें आपके बच्चों का, आपके घर का कपड़ा शामिल नहीं है, सिर्फ आपके ग्रॉसरी आइटम्स हैं, इसके अलावा कुछ शामिल नहीं है। बिजली, घर, गैस कहाँ से लाया जाए, ये तो बहरहाल तकलीफ तो है कि ये बुनियादी इश्यूज हैं हमारे, और इस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है उनकी प्रायोरिटीज़ और हो गई हैं। एक तरफ ये पंजाब के अंदर क्राइसिस चल रहा है, और ये हम अगले सेगमेंट में टच मेरा ख्याल कर रहे हैं कि केपी में और बलूचिस्तान में जो ये दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये बुनियादी मसले हैं, लोगों की जान माल और के खतरे हैं, और भूख से बिलबिला रहे हैं बच्चे। सैलाब सिंध के अंदर चल रहा है। इसी टीजर के साथ ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे दहशतगर्दी की हालिया लहर के प्रभातों की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से आपने बात की थी दहशतगर्दी के हवाले से बन्नू और खैबर पख्तूनख्वा की जब आप बात कर रहे थे, मुझे याद है जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था उसके 20 नकात थे शामिल, और जिसके ऊपर बहस भी हुई असेंबली सेशंस के अंदर कि बताया जाए कितने पॉइंट्स हैं जिनको आपने हासिल कर लिया अपने हदफ को। आज तक उस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं दहशतगर्दी फिलहाल रुकी थी, खत्म नहीं हुई थी। ये इस पे हमारे प्रोड्यूसर साहब अकमल खान जो हैं, ये बहुत इनकी स्पेशलाइजेशन जो है ना, वो ये दहशतगर्दी के है, बड़ा फील्ड पे जाते रहे, इस पे बड़ा काम करते रहे, इनसे ओपिनियन लेंगे। मगर मैं उससे पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी बताया जा रहा है कि बन्नू का बहुत ही खौफनाक वाक़या था कि वहाँ पे जो 25 से 30 अफराद ने ये यरगमाल बना लिया था फोर्सेस के लोगों को। अब बताया जा रहा है हमें कि वो उन पे काबू पा लिया गया है, दहशतगर्द मारे गए हैं, 2 शायद फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं। मगर ये इसकी नौयत देखें आप कि बिल्कुल जो है बन्नू एक अब तो सारी सेटल्ड एरिया है, अब फाटा नहीं रहा, मगर बिल्कुल ये आपके अभी बन्नू डेरा इस्माइल खान 3-4 घंटे की ड्राइव पे आ चुके हुए हैं इस्लामाबाद के ये मोटरवे बनने के बाद। तो इतनी साउथ में जाके इस तरह के वाक़यात होते हैं। उसके बाद फिर वाना में, नॉर्थ में तो है ही है, वाना के अंदर जो कल परसों वाक़या हुआ कि पूरा के पूरा थाना उन्होंने यरगमाल बना लिया, कब्ज़ा कर लिया, असला लेके चले गए, और रोज़ इतने तवातुर से हो रहे हैं कि अब ये लगता है कि ये तालिबान ने टेक ओवर नहीं लिया, तालिबान आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन अब ये पार्लियामेंट को ये डिस्कस करना चाहिए, ये पंजाब के फजूलियात नहीं डिस्कस करनी चाहिए, और ये बाकी मामलात भी नहीं चाहिए। ये हमारी तरजीह होनी चाहिए कि आया इससे हमने कैसे निपटना है, क्या दोबारा एक रद्दुल फसाद की एक नया फेज़ करना पड़ेगा, एक फ़ौज ने करना है, सिविलियन फोर्सेस ने कैसे एम्पावर करना है, इसके ऊपर ये बड़े फैसले करने पड़ेंगे। मेरा अकमल खान से हम बात करते हैं। अकमल, एक हमें 2 चीज़ें, एक ये कि बड़ा नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और बड़ा जी सारे पार्लियामेंट ने वो कंसेंसस हो गया, सब ने साइन कर दिए, और वो आज मेरा 7-8 साल हो गए हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर पिछली गवर्नमेंट में हमें बताएगा जी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है कि अब हम जो है ना वो सिर्फ मिलिट्री की तरफ नहीं फोकस करेंगे, एक बड़ा होलिस्टिक किस्म का मॉडल बनाया है जिसके अंदर इकॉनमी भी होगी, जिसके अंदर मुआशरा भी होगा और बयानिया बदला जाएगा। तो ये हमें बताएं कि उसका क्या बना, जो इतनी फैनफेयर के साथ, बहरहाल वो सिर्फ पिछली गवर्नमेंट का नहीं था, उसके अंदर तमाम अदारे मौजूद थे, सब ने मिल मिला के उसको बनाया था और बड़ा सराहा भी था, और बताया गया था जी ये हमारी डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन गया। आमिर साहब शुक्रिया। बात यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम जब बात करते हैं हमारी पॉलिसी की, तो सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो था वो नेशनल पॉलिसी का था, जो 2018 में पहले बनाया गया 2022 तक के लिए। 2022 से 2026 तक के लिए ये डॉक्यूमेंट अपडेट करके इसी साल शुरू के महीनों में वो दोबारा दिया गया। उसमें तरजीहात तो बुनियादी तौर पर वाज़ेह कर दी गई हैं कि हमने
क्या क्या करना चाहिए, लेकिन वो होगा कैसे, उस पे जो है कोई रोड मैप नहीं दिया गया। वो इतना वेग छोड़ा गया है। उसमें तरजीहात को भी मैं बता देता हूं आपको। उसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले जो है पॉइंट, जो मेजर पॉइंट जो है डिस्कस किया गया कि जी कौमी बयानिए को जो है वो पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा दहशतगर्दी के खिलाफ। आप और मैं जानते हैं कि कितना जो है कौमी बयानिए पे जो कम्युनिकेशन हो सकी है। हमारे यहाँ तो 24 घंटे सियासत से फुर्सत मिले तो कौमी बयानिया दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के खिलाफ उस पर कोई बात करे। फिर दूसरा जो है अहम नुकता था कि पुलिस को दहशतगर्दी के हवाले से ये याद रखें कि फाटा 2018 में जब इंजमाम हुआ फाटा का, तो पहले तो बफर जोन था। अभी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अफगानिस्तान बॉर्डर तक जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना है। तो क्या पुलिस इसके लिए तैयार थी? क्या पुलिस के पास अफरादी कुव्वत थी? क्या लोगों का मिजाज, मुकामी लोगों का पुलिस के साथ और पाकिस्तान के कवानीन से उन्हें जो है वो थी? इस पे हमने गौर नहीं किया और ना ही कम्युनिकेट करने की हमने जरूरत महसूस की। पुलिस को साथ में ऐड कर अवार्ड जो है वसाइल भी पुलिस के जो ये बनू में नजर आया कि ना उनके पास वो आपको मैं उस पर बिल्कुल मैं उस पर बात करता हूँ। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी का जी मैं बिल्कुल उस पर आमिर साहब आ रहा हूं। ये वसाइल की कमी जो है वो बढ़ गई क्योंकि पहले फाटा में तो पुलिस नहीं मैनेज कर रही थी। फिर इन्होंने एक तरजीह रखी कि जी दहशतगर्दी से मुतासरा जो इलाके हैं वहां पे हम तरजीही बुनियादों पे काम करेंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे। अब आप और आखिरी जो था वो एक नया जो पॉइंट ऐड किया गया कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो सोशल मीडिया पे बयानिया तश्कील दिया जाता है स्टेट के खिलाफ, उसको काउंटर किया जाएगा। वो हाइब्रिड वॉरफेयर किसी और के खिलाफ हुई या नहीं हुई, जर्नलिस्टों के खिलाफ जरूर हुई कि पर्चे भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई और वो हमने भुगता भी। दहशतगर्द जो हैं वो ट्विटर अकाउंट भी बनाते रहे, वो कम्युनिकेशन भी करते रहे, बल्कि हाँ जी। तो ये तो एक बुनियादी चीज थी। अब आ जाते हैं कि पुलिस की इस्तेदाद जो है बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या कोई अमली इकदाम हुआ खैबर पख्तूनख्वा में? तो मैं माजरत के साथ आपको बताऊं कि बहुत बुरा हाल है। कोई ऐसा अदारा ही नहीं बनाया गया अभी तक। जो पुलिस की, कल महमूद जान भी बात कर रहे थे कि जो काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग के लिए उन्हें लाहौर भिजवाया जाता है। फिर एक बुनियादी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लिए एक बुनियादी इंस्टीट्यूट तो नौशहरा में इन्होंने बना दिया, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग के लिए ये इन्हसार करते हैं कि बाहर से टीमें आएंगी, कोई यूके से आ गई, कोई यूएस से आ गई, तो वो हमारे लोगों को ट्रेन करेंगी। तीसरी बात, अब आ जाते हैं वसाइल की तरफ के असला क्या है। सूरत हाल यह है कि अभी जो हालात बदले हैं अफगानिस्तान में, तालिबान के आने के बाद प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। असला जो है, जो जदीद असला अभी देखने को मिल रहा है, मेरी बात हुई 2-3 अजला जो सरहदी अजला हैं वहां पे पुलिस में जो लोअर स्टाफ है जिन्होंने एक्चुअली फेस करना होता है। मैं ऑफिसर से कम बात करता हूं, मैं जो नीचे स्टाफ जो एक्चुअली इन्वॉल्व होता है, फुट सोल्जर्स हैं, उनसे मैं ज्यादा बात करता हूं। तो उनसे मेरी जो बातचीत हुई, ये असला पहले नहीं देखा गया। 2010, 11, 12 से 2016 तक जो वेपनरी थी वो अभी नहीं, बहुत एडवांस वेपन जो है वो यूज कर रहे हैं। और रात को हमले पहले कम होते थे, अभी पुलिस और जो चेक पोस्टों पे हमले रात में ज्यादा हो रहे हैं। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।